हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 11 फरवरी 2025 ट्यूसडे यानी मंगलवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से एज़ यूजुअल ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, आपको अगर किसी भी तरीके की कोई हेल्प मिल रही है, कुछ मदद मिल रही है, कुछ नया आप लोग सीख रहे हैं, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा, इस सेंस में कि ये सेशंस ऐसे ही लंबे समय तक यूट्यूब पर चल पाएंगे। बट उसके लिए हमें आपके साथ और सहयोग की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो ये आज का न्यूज़पेपर है और यहाँ पर फ्रंट पेज पर आपको जो इमेज दिखाई दे रही है वो प्रधानमंत्री मोदी की दो देशों की यात्रा, पहले फ्रांस और उसके बाद फिर अमेरिका, ये यात्रा शुरू हो गई है। और आपको पता भी है कि ये होने वाला है फ्रांस में, पेरिस में एआई समिट है ना, तो उसको भी ये फ्रांस के साथ मिलके उसको चेयर करेंगे। तो वहाँ पर ये गए हुए हैं और इसी दौरान जो ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि जो स्टील और एल्यूमिनियम है, ठीक है, स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर 25% टैरिफ लगाने की वो यहाँ पर एक तरीके से धमकी दे रहे हैं। ठीक है, तो अब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ जाएंगे, फिर ट्रंप से मुलाकात होगी, तो उसके बाद देखते हैं आगे इसमें क्या निकल के आता है। ठीक है, चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बीच के पेजेस में ऐसा कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। अभी भी कई सारे पेजेस में जो दिल्ली का चुनाव हुआ है उसी को लेकर एनालिसिस चल रही हैं, है ना, तो वो हमारे किसी काम का है नहीं। यहाँ पर भी एक्सप्लेन पेज और आइडियाज़ पेज में भी आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर आर्टिकल्स अभी भी उसी से चल रहे हैं, उसी से रिलेटेड हैं ये। ठीक है, तो इसमें भी कुछ ऐसा खास नहीं है विच वी हैव टू कवर। हम लोग सीधे जो है वो एक्सप्लेन पेज पर आएंगे और यहाँ पर 3-4 आर्टिकल्स हैं जो डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल ये वाला है, ठीक है, इसमें बीजेपी सेट टू टेक पावर एंड रिकॉलिंग सेंटर वर्सेस आप गवर्नमेंट इन दिल्ली। ठीक है, सेंटर और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच में जो टसल रही है, थोड़ा सा उसको लेकर यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ से मिलेंगे। इसके बाद इंडिया फ्रांस एंड द एआई, है ना, भारत और फ्रांस और एआई की बात होगी। इसके बाद एक टर्म है यहाँ पर, दैट इज़ DEI, दैट इज़ डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। ये क्या है, अमेरिका के कंटेक्स्ट में कैसे इसको यूज़ किया जाता है इस टर्म को, इसकी बात करेंगे। और एक यहाँ पर जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है कि जनवरी जो रहा है 2025 का, यानी कि पिछला महीना, वो अब तक का सबसे गर्म साल रहा है, मतलब गर्म महीना रहा है। ठीक है, और लानीना के ऑनसेट के बावजूद क्यों टेम्परेचर्स कम नहीं हो रहे हैं, तो वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आज के हमारे 4 आर्टिकल्स रहेंगे जिनको हमें एक एक करके डिस्कस करना है। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो सबसे पहले इस आर्टिकल की अगर हम बात करें, दैट इज़ बीजेपी सेट टू टेक पावर रिकॉलिंग सेंटर वर्सेस आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इन दिल्ली। देखो, पिछले एक दशक में जब से नेशनल कैपिटल यानी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो तब से कांस्टेंट लीगल टसल, ठीक है, एक कानूनी रस्साकस्सी आप कह सकते हैं, बनी रही है किसके बीच में, केंद्र के बीच में और दिल्ली सरकार के बीच में। ठीक है, ओवर द स्टेट्स यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड हाउ इट इज़ गवर्न, कि जो इस मतलब वैसे तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, पर उसका जो यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है उसको लेकर और कैसे इसको यहाँ पर शासन किया जाता है, गवर्न किया जाता है, उसको लेकर एक लीगल टसल लगभग पूरे पिछले एक दशक में बना रहा है। क्योंकि हमने कल भी शायद एक आर्टिकल देखा था, कल या देखा था या परसों देखा था, जब भी था, कल ही शायद देखा था, उसमें हमने ये बात की थी कि जब से दिल्ली, हाँ कल ही हमने देखा था, वो आपको याद होगा, जिसमें हमने इकोनॉमी के पैरामीटर्स की बात की थी। तो वहाँ पर हम ये बात कर रहे थे कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है लगभग पिछले एक दशक से, तब से केंद्र में एनडीए की सरकार है ना, और दोनों विरोधी होने के वजह से हमने कुछ कल कॉन्ट्रास्ट देखे थे, ठीक है, सिंगल इंजन डबल इंजन के, है ना। तो यहाँ पर भी उसी लीगल टसल की बात हो रही है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम की अगर हम बात करें, तो हमारे आर्टिकल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 239 है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 239, जो डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज।
ठीक है, यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, दैट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 239। और ये एक ऐसा पावर स्ट्रक्चर जो है वो बताता है आर्टिकल कि जिसमें ये लिखा गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो यूटी को गवर्न करते हैं। ठीक है, यूटी या यूनियन टेरिटरी इज गवर्न बाय अ प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट एक एडमिनिस्ट्रेटर या एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, उनके थ्रू दिस यूटी इज गवर्न। तो यूटी का एक तरीके से अगर आप कहें तो कंट्रोल वैसे किसके अंडर में है, ठीक है, दैट इज अंडर द प्रेसिडेंट। बट प्रेसिडेंट वहां पर अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके थ्रू चलाते हैं, आइदर थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर और द लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन कुछ यूटीज के लिए आर्टिकल 239A जो है वो एक डुअल पावर स्ट्रक्चर देता है ना। वहां पर क्या होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली या तो पूरी तरीके से इलेक्टेड होगी या कहीं पर जो है वो पार्शली नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट एंड पार्शली इलेक्टेड होगी। और साथ ही साथ क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होगा, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होंगे और एलजी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट भी होंगे। ठीक है, तो ऐसे अभी हमारे पास करेंटली 3 ऐसी यूटीज़ हैं जहाँ पर असेंबली भी है, मतलब विधानसभा है। एक है दिल्ली, एक है पुडुचेरी, और अभी हाल ही में कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं तो वहाँ पर भी अब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो रिस्टोर हो गई है। तो एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो वी हैव 3 यूटीज़, 3 यूनियन टेरिटरीज जहाँ पर क्या है, वहाँ की खुद की विधानसभा या असेंबली है। वन इज़ दिल्ली, वन इज़ पुडुचेरी एंड द थर्ड वन इज़ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब इसके बाद आगे लिखा गया है कि अंटिल लास्ट वीक, पिछले हफ्ते तक ये तीनों जो हैं दे वर रूल्ड बाय पार्टीज दैट आर पार्ट ऑफ द अपोजिशन इन द सेंटर। ठीक है, पिछले हफ्ते तक ये इसलिए कह रहा है क्योंकि अभी अब दिल्ली का जो है वो सिस्टम चेंज हो गया है। दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार आ गई है विच इज़ ऑल्सो इन द सेंटर, है ना, पावर इन द सेंटर। लेकिन वही लिखा गया है कि पिछले हफ्ते तक ऐसा था कि ये तीनों ही जो यूटीज़ हैं देवर गवर्न बाय दोज पार्टीज, ऐसी पार्टियाँ इनको गवर्न करती थी जो कि सेंटर में अपोजिशन में है। ठीक है, तो इसकी वजह से कुछ कन्फ्लिक्ट बना रहता था, लेकिन जैसा कन्फ्लिक्ट दिल्ली में रहा है ऐसा बाकी जगह पर देखने को नहीं मिला है। ठीक है, गिवन इट्स स्टेटस एज द नेशनल कैपिटल एंड द आप्स नेशनल एम्बिशंस। और ये 2 मुख्य वजहों से इस तरीके का टसल आप कह सकते हैं या इस तरीके का कन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। एक तो क्योंकि ये बाकी यूनियन टेरिटरीज से अलग है, इट इज़ अ नेशनल कैपिटल, ठीक है, देश की राजधानी है। और साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी के नेशनल एम्बिशंस थे, जो इनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं थी, उसकी वजह से भी ये कन्फ्लिक्ट या टसल बने रहे हैं। इसके बाद एक आर्टिकल और है इसी में, दैट इज़ 239AA, जिसको इंसर्ट किया गया है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, आर्टिकल 239AA इंसर्ट किया गया है 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991। ये स्पेसिफिकली डील करता है विद द गवर्नेंस ऑफ दिल्ली। ठीक है, दिस ओनली डील्स विद द गवर्नेंस ऑफ दिल्ली के प्रोविजंस यहाँ पर हैं। द प्रोविजन इफेक्टिवली क्रिएट्स 3 पावर सेंटर्स इन द नेशनल कैपिटल। और इसकी वजह से बेसिकली क्या है कि 3 पावर सेंटर जो हैं वो राष्ट्रीय राजधानी नेशनल कैपिटल में बन जाते हैं। ठीक है, एक तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर हैं, तो चीफ मिनिस्टर का सचिवालय होगा, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट होगा। फिर वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उनका जो राजभवन होगा, ठीक है, वो। और तीसरा यूनियन होम मिनिस्ट्री, क्योंकि यूनियन होम मिनिस्ट्री भी केंद्रीय गृह मंत्रालय भी दिल्ली में ही। और यूनियन होम मिनिस्ट्री का जिक्र इसलिए है क्योंकि वो दिल्ली का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर में है ना। ये आपको पता है कि दिल्ली के जो ये हैं मतलब जो पावर्स हैं पुलिस को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, वो पावर दिल्ली सरकार के पास नहीं है। दिल्ली पुलिस इज़ नॉट अंडर द दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है, दैट इज़ अंडर द यूनियन होम मिनिस्ट्री, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर जो लीगल टसल्स की अगर हम बात करें तो 2015 में जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है विद अ ह्यूज मेजोरिटी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 70 में से 67 सीटें ये भी आम आदमी पार्टी उस समय जीत के आई थी। बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया स्टेटिंग दैट द एलजी shall in respect of matters pertaining to public order, police, land and services exercise powers and discharge the functions of the central government to the extent delegated to him
टाइम फ्रॉम टाइम बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर 2015 में जब आम आदमी पार्टी की जो आम आदमी पार्टी है वो सत्ता में आती है, तो यहाँ पर गृह मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन, एक अधिसूचना जारी की गई और उसमें ये कहा गया कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, लैंड और सर्विसेज को लेकर जो एलजी हैं, ठीक है, इन सभी मामलों को लेकर जो भी पावर्स हैं और जो फंक्शंस डिस्चार्ज करने हैं वो कौन करेंगे? एलजी। ठीक है, कि जो भी फंक्शंस इनको दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बाय द प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट इज यू कैन से द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसकी है? प्रेसिडेंट की है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की तरफ से जो इनको पावर्स डेलीगेट की गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स की, वो उनका एक्सरसाइज ऑफ पावर्स करेंगे। ठीक है, अब जो ये आर्टिकल 239 ए है, ये यूनियन गवर्नमेंट को पावर देता है ओवर द पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड इन दिल्ली। द सेंटर एक्सप्लिसिटली शिफ्टिंग द कंट्रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी टू दी एलजी वॉज सिग्निफिकेंट। लेकिन यहाँ पर देखो, जो इन्होंने यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी किया ना, इसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखे गए हैं? पब्लिक ऑर्डर, लैंड, पुलिस एंड सर्विसेज। तो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड को लेकर तो ठीक है, वो 239 ए में मेंशन किया गया है कि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। लेकिन सेंटर ने यहाँ पर जो ये सर्विसेज को लेकर, यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कंट्रोल है, वो पावर किसको दे दी? एलजी को। ठीक है, एलजी के पास ये पावर चली गई 2015 में वो नोटिफिकेशन के थ्रू। अब यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट इमीडिएटली इसके बाद कहाँ जाती है? हाई कोर्ट में। लेकिन एक दशक के बाद और कई सारी कोर्ट की रूलिंग्स होने के बाद ये जो लीगल इशू है ये अभी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। और इसी की वजह से हो क्या रहा है कि नेशनल कैपिटल यानी कि दिल्ली की या राष्ट्रीय राजधानी का जो शासन है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो वहाँ की चुनी हुई सरकार की बातें सुनती नहीं है। ठीक है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी उनके अंडर में है नहीं, ब्यूरोक्रेसी एलजी के उसमें है। और एलजी, और अगर इधर, क्योंकि एलजी एक तरीके से क्या है, आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर, है ना। और वहीं दूसरी तरफ अगर अभी तक जो पिछले एक दशक से स्थिति थी, पिछले हफ्ते तक, कि वहाँ पर सरकार आम आदमी पार्टी की, तो दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे थे? वहाँ पर खींचतान और तसल्ली चलती रहती थी, लोगों को प्रॉपर गवर्नेंस नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, मोरओवर दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और डिप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया, इनकी जो गिरफ्तारी होती है एक्साइज पॉलिसी स्कैम मामले में, उससे गवर्नेंस में और एक खालीपन आ गया। ठीक है, हालांकि सिसोदिया जब जेल में थे तो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, लेकिन केजरीवाल ने तभी रिज़ाइन दिया जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेसिकली बेल दी, ज़मानत दी, बेसिकली रिहा नहीं किया, ज़मानत दी। और 6 महीने के बाद, लगभग वो मार्च के आसपास आई थिंक गिरफ्तार हुए थे और अक्टूबर के आसपास शायद वो छूटे। ठीक है, तो अक्टूबर या सितंबर में आई थिंक, मतलब मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, तो तब उन्होंने जो है इस्तीफ़ा दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कंडीशन लगाई कि केजरीवाल जो है वो अपने सचिवालय नहीं जाएंगे या कोई भी जो आधिकारिक फ़ाइल है, जो ऑफिशियल फ़ाइल है, उसमें हस्ताक्षर या साइन नहीं करेंगे जब तक वो बेल में है। अब यहाँ पर कोर्ट की रूलिंग्स की अगर हम बात करें तो 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने सेंटर के रिगार्डिंग जो ये 2015 में नोटिफिकेशन जारी किया था ना, जिसको लेकर दिल्ली की सरकार दिल्ली हाई कोर्ट चली गई थी, तो उसमें दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने केंद्र के पक्ष में फैसला दिया। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने फिर उस फैसले की अपील करी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो है वो एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफ़र किया गया, क्योंकि इसमें आर्टिकल 239 के 3A के इंटरप्रिटेशन का मामला था। तो इस प्रोविज़न में यह है कि दिल्ली असेंबली हैज़ द पावर्स टू मेक लॉज ऑन एस्पेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट लाइक एनी अदर स्टेट। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 239A का 3A, वो ये कहता है कि दिल्ली की जो विधानसभा है, यानी कि दिल्ली का जो लेजिस्लेचर है, उसके पास ये पावर या ये शक्तियां हैं कि वो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जो हमारे शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, उनमें से स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के ऊपर ये पावर दिल्ली की असेंबली या विधानसभा के पास है कि वो लॉ बना सकती है। जैसे बाकी राज्य बना सकते हैं वैसे ये भी बना सकती है, लेकिन उसमें 3 जो चीज़ें हैं उनको, या 3 आप कह सकते हैं सब्जेक्ट्स हैं, उनको बाहर रखा गया। 1 इज़ लैंड,
वन इज़ पब्लिक ऑर्डर एंड वन इज़ पुलिस। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट की दो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस ने 2017 और 2023 में दिल्ली गवर्नमेंट की पोजीशन को एक्सेप्ट किया सेंटर के ओवर, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट का उन्होंने फेवर किया और ये कहा कि फॉर्मर हैज़ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इन द नेशनल कैपिटल। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि जो नेशनल कैपिटल है यानी कि जो राष्ट्रीय राजधानी है यानी कि दिल्ली में जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स है ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वो किसके पास रहेगी, फॉर्मर मतलब दिल्ली सरकार के पास। ठीक है, अब सेंटर का जो आर्ग्यूमेंट था कि दैट सिंस नो यूटी हैज़ द पावर ओवर सर्विसेज, ठीक है, अब केंद्र ने इसमें यह आर्ग्यू किया कि कोई भी किसी भी यूटी के पास जो ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल है या जो सर्विसेज के ऊपर पावर है वो किसी भी यूटी के पास नहीं है, तो इसलिए दिल्ली भी इस तरीके की पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकती है। लेकिन इसका रिस्पॉन्स देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ये कहा कि दिल्लीज कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम इज़ अ सुई जेनरस। ठीक है, दिल्ली का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है वो एक यूनिक मॉडल है, इट्स अ सुई जेनरस मॉडल और इट इज़ नॉट सिमिलर टू एनी अदर यूटी। तो आप ये नहीं कहिए, मतलब केंद्र से ये कहा कि आप ये ना कहें कि जैसा हर यूटी में प्रोविज़न है वैसा ही दिल्ली में भी लागू होगा। ठीक है, दिल्ली जो है वो एक सुई जेनरस या यूनिक मॉडल है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। ठीक है, इट इज़ नॉट सिमिलर टू एनी अदर यूटी। और एक स्मॉल 2 जजेस की जो बेंच है उसको इस रूलिंग को अप्लाई करना था टू द एक्चुअल केस, लेकिन उस बेंच ने स्प्लिट वर्डिक्ट दे दिया। जो 2 जजों की बेंच है उसने एक ने हाँ कहा एक ने ना कहा, तो स्प्लिट वर्डिक्ट हो गया। तो इसकी वजह से फिर कुछ और राउंड्स ऑफ लिटिगेशन, मतलब कुछ आगे और केसेस चलते हैं। दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 2023 में reiterated that while the legislative and executive power of Delhi over entry 41 that is services shall not extend over to services related to public order, police and land। ठीक है, तो उसमें भी ये कहा गया कि ये जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स है दिल्ली की ओवर एंट्री 41 ऑफ द सर्विसेज वो इन 3 के मामले में नहीं होगी, बाकी सब में लागू रहेगी। However, the legislative and executive power over such services of Indian administrative services or joint card of services which are relevant for the implementation of policies and vision of NCT of Delhi in terms of day-to-day administration of the region shall live with Delhi। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था लास्ट टू लास्ट ईयर का, जिसमें ये कहा गया कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड को लेकर जो सर्विसेज की पावर्स हैं वो दिल्ली सरकार के पास नहीं रहेगी, उसको लेकर लॉज बनाने की या उसको लेकर एग्जीक्यूट करने की पावर नहीं रहेगी। लेकिन बाकी सर्विसेज को लेकर, चाहे वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो या फिर जो बाकी जॉइंट कार्ड ऑफ सर्विसेज हैं, उन सब को लेकर जो कि रेलिवेंट है किसके लिए, फॉर द जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, ऐसी सर्विसेज जो कि पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी हैं, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं, वो दिल्ली की सरकार के पास रहेंगे ऐसा यहाँ पर, या दिल्ली के उसको लेकर जो भी लॉज वगैरह बनाने हैं वो पावर दिल्ली की लेजिस्लेचर या असेंबली के पास रहेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है ये। ठीक है, इसके बाद केंद्र ने क्या किया, मई 2023 में ही जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट है, ठीक है, उसको अमेंड किया, ब्रिंगिंग द एलजीज पावर टू ट्रांसफर एंड अपॉइंट द ब्यूरोक्रेट्स पोस्टेड टू दिल्ली। पहले बेसिकली इसको लेकर वो, क्योंकि उस समय जो ये है आपकी पार्लियामेंट है वो सिटिंग नहीं थी, मतलब आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट वाज नॉट इन सेशन, तो उस समय पहले ये एक ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, एक अध्यादेश लेके आते हैं, और बाद में आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जो मानसून सत्र आता है उस साल का 2023 का, वहाँ पर ये इसको एक फुल फ्लेज्ड लॉ बना देते हैं केंद्र सरकार की तरफ से। ठीक है, और उसमें बेसिकली यही कि जो ब्यूरोक्रेट्स की पोस्टिंग और ब्यूरोक्रेट्स का अपॉइंटमेंट और ब्यूरोक्रेट्स की जो पोस्ट ट्रांसफ़र है ना, वो सारे के सारे पावर चले जाते हैं एलजी के पास। अब अंडर द न्यू लॉ द बॉडी कंप्राइजिंग द दिल्ली सीएम, द चीफ सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट वुड अपॉइंट द ब्यूरोक्रेट्स। तो इसके अंदर इन्होंने एक ऐसा प्रोविजन बनाया कि 3 लोग जो हैं वो दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट करेंगे। एक हो गए दिल्ली के मुख्यमंत्री, एक हो गए वहाँ के प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी और एक हो गए प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सीएम कैन बी वीटोड बाय 2 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स
ऑन द इशू ऑफ अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। तो ये ब्यूरोक्रेट्स के इशू मतलब ब्यूरोक्रेट्स के अपॉइंटमेंट और ब्यूरोक्रेट्स के ट्रांसफ़र को लेकर जो पावर है वो दो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में और एक सीएम। तो ऑब्वियसली बात है कि सीएम की वहाँ पर कहाँ चलेगी फिर, क्योंकि 2:1 के रेशियो से फैसला हो जाएगा, है ना। मतलब ये तो इसी तरीके का हो गया जैसे वो इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर है ना, कि एक प्राइम मिनिस्टर जो कि उस कमेटी को हेड करते हैं, देन वन अनदर कैबिनेट रैंक मिनिस्टर हु इज़ अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो दो एक तरफ के हो गए, और एक लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन। तो उसमें फिर वही बात है कि लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन का कोई से रहेगा ही नहीं, है ना। तो वही यहाँ पर भी एक तरीके से किया गया। अब ये अमेंडमेंट जो है वो अभी भी, हालांकि इस अमेंडमेंट को दिल्ली की सरकार की तरफ से चैलेंज किया गया है ना, और अभी भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन अब ये चीज़ें यहाँ पर बदलेंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब तो बीजेपी सत्ता में आ गई है। ठीक है, तो वो बीजेपी अब केंद्र सरकार के खिलाफ, मतलब दिल्ली की जो सरकार है वो अब बीजेपी की सरकार है, तो अब वो केंद्र सरकार जो कि बीजेपी की सरकार है उसके अगेंस्ट वो केस थोड़ी लड़ेगी अब। ठीक है, तो अब वो चीज़ें एक तरीके से ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगी, या उम्मीद है कि वो केस सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ कर लिया जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर है बात। ठीक है, यहाँ पर दिल्ली को लेकर कुछ प्रोविजंस दिए गए थे जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, है ना। चलो इसके बाद इस आर्टिकल को देखते हैं, इंडिया फ्रांस एंड एआई। अब यहाँ पर 2017 में फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं दैट इज़ इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि आई बिलीव दैट फ्रांस कैन नॉट कंटिन्यू टू बी फ्रांस इफ़ इट लीव्स इट्स रोल इन द वर्ल्ड बाय द वे साइड। यानी कि उनका ये कहना था कि मेरा ये मानना है, मेरा ये भरोसा है कि फ्रांस जो है वो फ्रांस नहीं रह सकता अगर वो अपना जो रोल है, जो अपनी भूमिका है दुनिया में, अगर उसको वे साइड में छोड़ दे। तो वे साइड का मतलब होता है, मतलब नॉट इन द मेन स्ट्रीम। ठीक है, कि जो एक तरीके से आप कहते हैं ना, जैसे रोड होती है, सड़क होती है, उसका एक मेन रास्ता होता है, देन देर आर साइड्स। तो अगर आप साइड में रहते हैं, इफ़ यू आर नॉट इन द मेन स्ट्रीम, तो आप कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। ठीक है, अब एज द चेयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट इन पेरिस ऑन February 11, द प्रेसिडेंट वुड बी ट्राइंग टू फुलफिल दिस ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो वो अपने इस ऑब्लिगेशन को पूरा करने की कोशिश करेंगे, जो उन्होंने कहा है कि, मतलब एक तरीके से उनका ये कहना था कि वी वोंट लिव ऑन द और वी वोंट रिमेन ऑन द वे साइड। ठीक है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया है कि इस समिट को को चेयर किया जाए, और इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफर किया इन द एफर्ट टू मेक एंड शेप द रूल्स फॉर टेक्नोलॉजीज ऑफ द ऑन द नेक्स्ट फ्रंटियर। ठीक है, कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसको लेकर जो रूल्स बनाने हैं, है ना, उसके एफर्ट में इंडिया को भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर बनाया गया है। ये ऑफ़र क्योंकि किया गया है कि इंडिया जो है वो इस समिट में सिर्फ पार्टिसिपेट ना करे बल्कि इसके को चेयर रहे। ठीक है, इससे पहले 1998 में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बोलते हुए वहाँ के जो राष्ट्रपति थे फ्रांस के, दैट इज़ जैक्स चिराक, उन्होंने पहली बार ये प्रपोज किया था द आइडिया ऑफ पार्टनरशिप फॉर द 21st सेंचुरी विद इंडिया। यानी कि भारत के साथ 21वीं सदी के लिए पार्टनरशिप या साझेदारी की जाए। अ ग्लोबल पार्टनरशिप ग्राउंडेड इन आवर कॉम्प्लीमेंटेरिटीज़ एंड आवर कॉमन इंटरेस्ट। कि हमारी जो ये ग्लोबल पार्टनरशिप है ये कॉम्प्लीमेंटेरिटीज़ पर आधारित है, और हमारे जो, मतलब हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं दोनों देश, और हमारे जो साझा हित हैं, जो हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं, उसके ऊपर आधारित है। और दोनों देश जो हैं वो तब से काफ़ी आगे आ गए हैं इस मामले में। अब इंडिया एट द एआई समिट की अगर हम बात करें, तो इंडिया को जो इनविटेशन दिया गया है टू को चेयर द एआई समिट इज़ बीइंग सीन एज अ रिकग्निशन ऑफ न्यू दिल्लीज अप्रोच टू द एआई। ठीक है, कि भारत की जो एआई को लेकर अप्रोच रही है, ये एक तरीके से उसका रिकग्निशन किया गया है। दैट्स व्हाई इंडिया हैज़ बीन इन्वाइटेड टू को चेयर दिस समिट एंड इट्स एक्सपेंडिंग रोल इन द डोमेन ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, और भारत का जो एक्सपेंडिंग रोल है, जो बढ़ता हुआ रोल है इस डोमेन में, एआई के डोमेन में, उसको रिकग्नाइज किया गया है। हालांकि इस टेक्नोलॉजी में चाइना जो है वो ग्लोबल लीडर है, लेकिन द चॉइस मेड बाय पेरिस सिग्नल्स द इंपॉर्टेंस इट अटैचेस टू शेयर्ड वैल्यूज़ एंड कन्वर्जेंसेस। ठीक है, तो चाहता तो वो एक तरीके से चाइना को भी इन्वाइट कर सकता था टू को चेयर दिस समिट, बट उसने नहीं किया। ठीक है,
इसलिए यहाँ से ये पता लगता है कि वो किस तरीके से जो अपने शेयर्ड वैल्यूज़ और कन्वर्जेंसेस हैं, मतलब कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि एक साथ चलने वाली बात है, ठीक है, उसको इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है। इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है विद द फ्रांस एज इट्स ओल्डेस्ट एंड द टू कंट्रीज हैव स्टूड टुगेदर इन एड्रेसिंग अ रेंज ऑफ ग्लोबल इश्यूज, ठीक है। तो भारत की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है फ्रांस के साथ वो काफ़ी पुरानी है और दोनों देश जो है वो एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं कई सारे ग्लोबल इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए। जैसे 2015 में दोनों देशों ने मिलके इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो लॉन्च किया था, ठीक है। उस समय जब पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस समय, अच्छा ये 2015 की पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी ये आप मुझे, सॉरी अच्छा पेरिस में ही हुई थी ये तो खैर चलो ठीक ही है ना, है ना। पेरिस की जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ के उसके साइडलाइंस में ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो लॉन्च किया गया था। और साथ ही साथ इन्होंने जो है ये CDRI को भी को चेयर करते हैं। CDRI इज कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। दोनों देशों ने मिलकर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया है टू राइटिंग द कोड फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल प्लानट, ग्रीन और सस्टेनेबल प्लानट के लिए भी साथ काम किया है और अभी ये साथ काम कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं टू मार्क द कंटूर्स ऑफ डेवलपमेंट इन द डिजिटल वर्ल्ड। अब ये डिजिटल वर्ल्ड के भी कंटूर्स ऑफ डेवलपमेंट को मार्क करने के लिए कोलैबोरेशन कर रहे हैं। अभी समिट से क्या होगा, ये जो समिट है ये भारत को एक ऐसा मंच या एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी कि जिसमें इंडिया जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ AI, ठीक है। AI के डेवलपमेंट के लिए इंडिया कंट्रीब्यूट कर सकता है इन एन इंक्लूसिव, रिस्पॉन्सिबल एंड इक्विटेबल मैनर एंड टू एड्रेस द एसोसिएटेड रिस्क, ठीक है। इंक्लूसिव, रिस्पॉन्सिबल और इक्विटेबल तरीके से भारत जो है वो AI के डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है और साथ ही साथ जो इससे जुड़े हुए खतरे हैं उनको भी एड्रेस कर सकता है। इंडिया जो है वो अपने विचार हैं जो उसके डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ AI को लेकर, उस पर भी वो अपने विचार साझा करेगा, शेयर करेगा। एंड ऑन ब्रिंगिंग इट्स बेनिफिट टू द ग्लोबल साउथ। बेसिकली डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ AI का मतलब ये होता है कि AI टेक्नोलॉजी की जो पहुंच है वो उन देशों तक भी की जाए जिनके पास इस टेक्नोलॉजी को लेकर ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। दैट इज़ नोन एज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ AI, ठीक है। तो उसको लेकर भारत अपने विचार जो है वो शेयर करेगा और साथ ही साथ इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ग्लोबल साउथ तक पहुंचाने की बात भी यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, एम्स ऑफ द AI समिट। जो पेरिस समिट है इससे होगा क्या, दैट विल सीक टू बिल्ड ऑन द टू समिट्स। जो दो समिट हुई हैं, एक यूनाइटेड किंगडम में 2023 के नवंबर में और एक साउथ कोरिया में मई 2024 में, तो उनसे जो जो मतलब अचीवमेंट्स हुए हैं उन्हीं के ऊपर बिल्ड करने की ये कोशिश करेगा। तो जो UK में समिट हुई थी नवंबर 2023 में, वहाँ पर एक डिक्लेरेशन हुआ था, दैट इज़ ब्लेचली पार्क डिक्लेरेशन, जिसको 28 देशों ने अटेंड किया था। affirmed that AI should be designed, developed, deployed and used in a manner that is safe, human centric, trustworthy and responsible, ठीक है। वहाँ पर इस बात के ऊपर जोर दिया गया कि AI को जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन, डेवलप और डिप्लॉय करना है और यूज़ करना है एक ऐसे तरीके से कि जो सुरक्षित हो, सेफ हो, ह्यूमन सेंट्रिक हो, ठीक है। मतलब ह्यूमन एज आप कह सकते हैं मेन रोल में हो, उसमें ट्रस्टवर्दी हो, भरोसेमंद तरीके से इसका इस्तेमाल हो और रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल हो। इसके बाद जो पिछले साल 2024 में सियोल में समिट होती है साउथ कोरिया में, जिसको को होस्ट किया गया था UK के द्वारा भी, इसको 27 देशों ने अटेंड किया और यहाँ पर जो डिक्लेरेशन हुआ, दैट इज़ सियोल डिक्लेरेशन, उसमें फिर से इस बात के ऊपर जोर दिया गया देयर कमिटमेंट्स टू द इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन AI के इंटरनेशनल कोऑपरेशन को लेकर कमिटमेंट की बात की गई और साथ ही साथ जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ नई टेक्नोलॉजी या AI प्रेजेंट करती है उसको लेकर भी बात की गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक नेटवर्क ऑफ AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट्स बनाने की बात भी की गई। अब पेरिस समिट जो है इसके 5 मेन थीम्स हैं। पहला है पब्लिक इंटरेस्ट AI, दूसरा है द फ्यूचर ऑफ वर्क, तीसरा है इनोवेशन एंड कल्चर, चौथा है ट्रस्ट इन AI और पांचवा है ग्लोबल AI गवर्नेंस। तो इसका जो एम रहेगा वो ये रहेगा कि जो एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव्स एंड फोरा मतलब प्लूरल ऑफ, इट्स अ प्लूरल ऑफ फोरम, टू लीवरेज का मतलब होता है टू टेक बेनिफिट ऑफ, लीवरेज द एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव्स एंड फोरा ऑन AI इंक्लूडिंग बाय द OECD एंड G20 G7, इनमें जो भी मतलब इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनका फ़ायदा यहाँ पर उठाया जाए। द समिट विल लॉन्च कंक्रीट इनिशिएटिव्स टू प्लेस AI
at the service of the common good, which is a specific focus on the with a specific focus on the needs of the global south. ठीक है, यहाँ पर समिट जो है वो इस तरीके के कंक्रीट इनिशिएटिव्स लॉन्च करेगी जिसमें एआई को कॉमन गुड की सर्विस के लिए रखा जाएगा और स्पेसिफिक फोकस किया जाएगा जो ग्लोबल साउथ है यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी ज़रूरतों के ऊपर। ठीक है, इंडिया जो है वो एक्टिवली इंगेज रहा है इन अ रेंज ऑफ डिस्कशंस इंक्लूडिंग को चेयरिंग द एआई गवर्नेंस वर्किंग ग्रुप, participating in deliberations of other working groups to shape the deliverables, serving on the steering committee, contributing to negotiations on the leaders' statement and participating in the GPAI, that is Global Partnership on Artificial Intelligence, ministerial meeting on the summit sidelines। ठीक है, तो इंडिया इन सब चीज़ों में जो है वो ऑलरेडी शामिल रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तो नई दिल्ली का यहाँ पर जो फोकस है, इंडिया विल बी पुटिंग फॉरवर्ड द एग्जाम्पल ऑफ द इंडिया एआई मिशन। भारत जो है वो वहाँ पर अपना जो उसका मिशन है एआई को लेकर, दैट इज़ इंडिया एआई मिशन, उसके उदाहरण को भी सामने रखेगा। 10,371 करोड़ का ये जो प्रोग्राम है इसका एम वही है एआई को डेमोक्रेटाइज़ करना, है ना, एआई इनोवेशन को डेमोक्रेटाइज़ करना और ये इंश्योर करना कि इसके जो फ़ायदे हैं वो इक्विटेबली सभी सिटीजन्स तक, सभी नागरिकों तक पहुँच सके। तो ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन एआई को लेकर इंडिया जो है वो 3 मेन एरियाज़ के ऊपर फोकस करता है। सबसे पहला है GPAI, दैट इज़ एक OECD सपोर्टेड मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जो कि गाइड करता है द रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ एआई। ठीक है, एआई का रिस्पॉन्सिबल तरीके से डेवलपमेंट हो, रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ हो, उसको गाइड करने के लिए ये इनिशिएटिव है, दैट इज़ GPAI। ठीक है, इंडिया जो है वो इसका एक फाउंडिंग मेंबर भी है और लीड चेयर है GPAI का 2024 के लिए। इंडिया जो है वो वर्क कर रहा है टूवर्ड्स मेकिंग GPAI द नोडल पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन एआई, कि एआई को लेकर जो ग्लोबल कोऑपरेशन है उसका एक नोडल पार्टनरशिप जो है वो GPAI बन जाए। इंडिया ये इसलिए काम कर रहा है। इसके बाद एआई डिवाइड को ब्रिज करने की बात है। इंडिया इज पुशिंग फॉर इंक्लूसिव एआई गवर्नेंस फोकस्ड ऑन ब्रिजिंग द वाइडनिंग एआई डिवाइड बिटवीन द कंट्रीज एंड डेमोक्रेटाइजिंग एआई ग्लोबली। ठीक है, कि जो एआई डिवाइड का मतलब है कि जिन देशों के पास एआई टेक्नोलॉजी को लेकर अच्छी एक्सेस है और जिनके पास नहीं है, उनके बीच का जो ये ब्रिज या जो दूरी बढ़ रही है उसको भी कम करने को लेकर बात यहाँ पर की जा रही है। और डेमोक्रेटाइजिंग एआई, ठीक है, फिर से वही कि मतलब ऐसे देशों तक उसकी एक्सेस रहे एआई की जिनको इस टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसके बाद ग्लोबल साउथ की प्रायोरिटीज़, इंडिया इज एडवोकेटिंग द एम्पावरमेंट ऑफ वॉइसेस फ्रॉम द ग्लोबल साउथ इन द डिस्कोर्स अराउंड द कोऑपरेशन ऑन एआई। ठीक है, एआई के कोऑपरेशन को लेकर जो भी चर्चाएं होती हैं, जो भी डिस्कोर्सेज होते हैं, उसमें इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ की आवाज़ को और ज़्यादा मजबूती देने के पक्ष में है। स्पॉटलाइटिंग द यूनिक चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, कि डेवलपिंग वर्ल्ड जो इस टेक्नोलॉजी को लेकर चैलेंजेस फेस कर सकता है या जो उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सबको स्पॉटलाइट इंडिया कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग इंडिया और फ्रांस के रिश्तों की बात करें तो प्रधानमंत्री की जो विजिट है वो अभी ऐसे ओकेजन पर या ऐसे उपलक्ष्य पर हो रही है जिससे भारत और फ्रांस के बीच की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो और ज़्यादा गहरी होगी। प्रधानमंत्री मोदी की प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ एक पर्सनल इक्वेशन भी है और दोनों लीडर्स जो हैं वो पिछले साल 2024 में 3 बार मिलते हैं और प्रेसिडेंट ने जो है वो 2024 का जो हमारा ये था रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन एज अ चीफ गेस्ट वो भी अटेंड किया था। लास्ट ईयर की बात मैं कर रहा हूँ, 2024 की। ठीक है, इस साल तो इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। स्ट्रेटेजिक टाइज बिटवीन द कंट्रीज हैव ट्रेडिशनली पिवटेड ऑन एरियाज, यानी कि दोनों देशों के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या स्ट्रेटेजिक टाइज रहे हैं वो किन किन एरियाज़ में रहे हैं, जैसे कि डिफेंस, सिक्योरिटी, स्पेस, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कोलैबोरेशन, और ख़ासकर जो डिफेंस पार्टनरशिप है हमारी इंडिया के फ्रांस के साथ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें इंडिजीनियस, उसमें भी ये देखा जा रहा है कि धीमे धीमे अब इंडिजीनियस एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं। हमारा जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको रिव्यू किया जाता है अंडर दी एनुअल डिफेंस डायलॉग, डिफेंस मिनिस्टर के लेवल पर होता है, और एक हाई कमेटी होती है ऑन डिफेंस कोऑपरेशन, ये सेक्रेटरी लेवल पर होता है। कई सारे जो ऑनगोइंग डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स इंक्लूड हैं उसमें इंक्लूड क्या कर रहा है, एक तो ये है P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट और साथ ही साथ परचेज ऑफ राफेल एयरक्राफ्ट। दोनों कंट्रीज जो हैं वो डिस्कस कर रही हैं 26 राफेल M फाइटर जेट्स इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए खरीदने के लिए और 3 और स्कॉर्पियन क्लास की कन्वेंशनल सबमरीन्स के लिए। जो बाइलेटरल ट्राइज हैं वो और भी क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं, लाइक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में
इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रेड, इकोनॉमी, सप्लाई चेन पार्टनरशिप, पीपल टू पीपल रिलेशंस, इनमें भी। और इंडिया फ्रांस इनोवेशन ईयर 2026 का जो लोगो है वो भी अभी प्रधानमंत्री की विजिट के दौरान उसका भी अनावरण या अनवील उसको किया जाएगा। और टू लीडर जो है वो नई दिल्ली का एक नया कॉन्सुलेट खुल रहा है दैट इज़ इन मार्सेल, उसका भी इनॉग्रेशन करेंगे। द सिटी इज़ अ ग्लोबल कम्युनिकेशन हब with its strategic location on the Mediterranean Sea, making it a key node for the network of undersea cables linking Europe to Africa, the Middle East and Asia। तो ये मार्सेल बेसिकली एक ऐसा शहर है, ये ग्लोबल कम्युनिकेशन हब है। इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो मेडिटेरेनियन सी है, और मेडिटेरेनियन सी में कई सारी जो अंडर सी केबल्स हैं जो यूरोप को अफ्रीका से जोड़ती है वो वहीं से होके गुजरती है। ठीक है, यूरोप टू अफ्रीका, द मिडिल ईस्ट एंड एशिया तक जो भी केबल्स वगैरह जाती है अंडर सी केबल्स वो यहीं के थ्रू होके जाती हैं। 99% ऑफ द वर्ल्ड्स डेटा ट्रैफिक, चाहे वो इंटरनेट का ट्रैफिक हो या टेलीफोन का जो ट्रैफिक हो, वो सबमरीन केबल्स के थ्रू ही जाता है। ठीक है, मोदी और मैक्रॉन जो है वो एक इंडिया फ्रांस सीईओ फोरम जो है उसको भी होल्ड करेंगे। एक इनिशिएटिव है ऑन इंडिया फ्रांस ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन, ये भी लॉन्च होने की उम्मीद है, through which India and France will aim to implement climate and SDG focused projects in third countries in the Indo-Pacific region। तो बेसिकली ये जो इंडो पैसिफिक ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन है इसमें क्या होगा कि ये फ्रांस और भारत मिलके इनका ये एम है कि वो क्लाइमेट और SDG जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फोकस्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनको इंडो पैसिफिक रीजन में जो बाकी देश हैं वहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। मैक्रॉन और मोदी जो है वो इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जो है ITER फैसिलिटीज़ जो कि मार्सेल के नज़दीक है वहाँ पर भी विजिट करेंगे। इंडिया बेसिकली एक्टिव पार्टिसिपेंट रहा है इन द फ्यूजन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, और इसके कई सारे सिग्निफिकेंट एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी हैं कि डेवलपमेंटल गोल्स को ये फुलफिल कर सकता है। अब दोनों देशों के बीच की जो एंड्यूरिंग पार्टनरशिप है जो काफ़ी लंबे समय से चल रही है, तो इंडिया और फ्रांस के बीच की जो टाइज़ या जो संबंध हैं वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और सेंस ऑफ रिस्पेक्ट के आधार पर जो है वो डेवलप हुए हैं। प्रेसिडेंट चिराग जो है वो इंडिया के रिपब्लिक डे के गेस्ट थे 1998 में। उसमें मंथ्स बिफोर न्यू दिल्ली कंडक्टेड द पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट। ठीक है, भारत ने जब 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, परमाणु परीक्षण किए थे पोखरण में, उससे कुछ महीने पहले की ये बात थी कि वो जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो यहाँ आए हुए थे एज आ रिपब्लिक डे गेस्ट बन के। और उसके कुछ समय के बाद जब हम इंडिया ने ये न्यूक्लियर टेस्ट किए तो कई सारे देशों ने जो है वो इंडिया को कंडेम किया, सैंक्शंस लगाए इंडिया के ऊपर, लेकिन फ्रांस ने उन देशों को ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, अब यही जो प्रेसिडेंट चिराग हैं जो रिपब्लिक डे के गेस्ट रहे थे 1976 में भी एज आ फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर के रूप में, उस समय प्राइम मिनिस्टर थे 1976 में, उस समय भी बेसिकली पूरी दुनिया में, क्योंकि उस समय 1976 का वो समय है जब भारत में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई हुई थी। तो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का जहां पूरी दुनिया एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसको कंडेम कर रही थी, तो वहाँ पर भी इन्होंने जो है वो इंडिया को एक तरीके से सपोर्ट किया है। ठीक है, तो ये एक्शंस जो हैं दे आर द टेस्टिमनी टू द फ्रेंच प्रैग्मेटिज्म, फोरसाइट एंड कमिटमेंट टू द रिलेशनशिप विद इंडिया। तो भारत को लेकर या भारत के साथ जो संबंध है उसको ये दर्शाते हैं कि फ्रांस के कितने मजबूत हैं। ठीक है, एज वेल एज टू द मैनेजमेंट ऑफ सेंसिटिव डिप्लोमेटिक सिचुएशंस। ठीक है, जो सेंसिटिव डिप्लोमेटिक सिचुएशंस रही हैं उनको भी इन्होंने अच्छे से मैनेज किया है, और दोनों देशों के बीच के जो द्विपक्षीय संबंध या बायलैटरल टाइज़ हैं वो और भी ज़्यादा ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्गर हुए हैं पुराने समय से। ठीक है, तो आई होप आप बात समझ गए। थोड़ा सा मैंने आपको AI समिट के बारे में बताया और कुछ बातें हम लोगों ने यहाँ पर भारत और फ्रांस के संबंधों को लेकर भी की है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स कम टू दिस। अच्छा, इस वाले आर्टिकल को तो आप इंटरनेशनल रिलेशंस में लेंगे, है ना, इंडिया फ्रांस रिलेशंस बायलैटरल। नेक्स्ट कम टू दिस वन, दैट इज DEI, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। देखो, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में इन्होंने कदम उठाया है कि जो DEI है, दैट इज़ डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन पॉलिसीज़, जिसको जो बाइडन ने शुरू किया था, ये उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। अब DEI बेसिकली होता क्या है? DEI इस तरीके की पॉलिसीज़ या सरकार की नीतियाँ होती हैं जिनमें ये होता है कि टू प्रमोट द फेयर ट्रीटमेंट एंड फुल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल। ठीक है, कि सबके साथ फेयर ट्रीटमेंट किया जाएगा और सबको फुल पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाएगा, पर्टिकुलरली ऐसे ग्रुप्स जो हिस्टोरिकली अंडर रिप्रेजेंटेड रहे हैं, जिनका रिप्रेजेंटेशन कम रहा है, और दे आर सब्जेक्टेड टू डिस्क्रिमिनेशन, या जिनके साथ
उनकी आइडेंटिटी या डिसेबिलिटी के आधार पर भेदभाव हुए हैं, उनको उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट किया जाएगा और उनको पूरे पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाएगा। ठीक है, ये मतलब है DEI का। ये ऐसी पॉलिसीज़ हैं। अब बाइडेन ने जून 2021 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था जिसका टाइटल था डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन एंड एक्सेसिबिलिटी इन द फेडरल वर्कफोर्स। ठीक है, जो यहाँ पर इन 3 वर्ड्स को डिफाइन करता है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी का मतलब है विविधता। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ इंक्लूडिंग द मैनी कम्युनिटीज, आइडेंटिटीज, रेसेस, एथनिसिटीज, बैकग्राउंड्स, एबिलिटीज, कल्चर्स एंड बिलीव्स टू द अमेरिकन पीपल इंक्लूडिंग अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज़। ठीक है, कि ऐसे जितने भी अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं, रेसेस हैं, एथनिसिटीज़ हैं, ग्रुप्स हैं, एबिलिटीज़, कल्चर हैं, बिलीव्स हैं अमेरिकन पीपल के, और ख़ासकर जो अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको साथ लेके आना। ठीक है, उन सबको साथ लेके आना, दैट इज़ डाइवर्सिटी, उन सबको इंक्लूड करना। इसके बाद इक्विटी की बात करें तो द कंसिस्टेंट एंड सिस्टमेटिक, फेयर, जस्ट एंड इम्पार्शियल ट्रीटमेंट of all individuals, including individuals who belong to the underserved communities that have been denied such treatment। ठीक है, एक कंसिस्टेंट और सिस्टमेटिक, फेयर, जस्ट और इम्पार्शियल ट्रीटमेंट किसका? सभी इंडिविजुअल्स का। उसमें ऐसे इंडिविजुअल्स भी इंक्लूडेड होंगे जो कि अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं, जिनको इस तरीके का ट्रीटमेंट आज तक नहीं मिला है, तो उनके साथ एक कंसिस्टेंट और सिस्टमेटिक फेयर ट्रीटमेंट करना है। जस्ट मतलब बेस्ड ऑन द जस्टिस, और इम्पार्शियल ट्रीटमेंट जो है वो करना है, दैट इज इक्विटी। इसके बाद इंक्लूजन की बात करें, इंक्लूजन का मतलब क्या है? द रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन एंड यूज ऑफ द टैलेंट्स एंड स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ ऑल बैकग्राउंड्स। कि सभी बैकग्राउंड्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके टैलेंट और स्किल्स को पहचानना है, उसको अप्रिशिएट करना है और उसको यूज़ करना है, दैट इज़ इंक्लूजन। मतलब सभी को इंक्लूड करने वाली बात की गई है, सबके टैलेंट्स वगैरह को, सबके स्किल्स को। फिर एक्सेसिबिलिटी की बात करें, द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटीज़, information and communication technology, programs and services so that all people including people with disabilities can fully and independently use them। यानी कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना है, ऐसी फैसिलिटीज़ को डिज़ाइन करना है, ऐसे जो ICT सिस्टम्स हैं, जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, प्रोग्राम, सर्विसेज हैं, उनको इस तरीके से डिज़ाइन, कंस्ट्रक्ट और डेवलप करना है, मेंटेन करना है, ताकि जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो भी उनको पूरी तरीके से और बिना किसी की मदद के इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकें। तो ये आपके 4 वर्ड्स हो गए, दैट इज डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन एंड एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, अब क्या ये DEI की जो पॉलिसी है या जो ये कंसेप्ट है, क्या ये कोई नया पॉलिसी या नई कंसेप्ट है? तो देखो, वर्क प्लेसेस को ज़्यादा डाइवर्स और इंक्लूसिव बनाने का जो एफर्ट्स हैं, जो प्रयास है, वो नया नहीं है। 1941 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे FDR, दैट इज़ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बैन किया था इन दी हायरिंग ऑफ डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, कि डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स की हायरिंग में डिस्क्रिमिनेशन या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो था उसको इन्होंने बैन किया था। उसके बाद 1964 का जो सिविल राइट्स एक्ट है उसने ऑफिशियली बैन किया एनी एम्प्लॉयर फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग बेस्ड ऑन रेस, कलर, सेक्स, रिलीजन एंड अदर क्राइटेरिया, कि इन सभी ग्राउंड्स के ऊपर आप जो है वो, मतलब जो एम्प्लॉयर्स हैं वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, दिस डिड नॉट हाउएवर लेड टू, लेकिन इससे बाद भी जो वुमेन क्वेयर पर्सन्स हैं या जो ब्लैक और ब्राउन पीपल हैं उनको ऑटोमेटिकली उस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए थी, जैसा कि हिस्टोरिकली प्रिविलेज ग्रुप्स को मिलती थी, वो फिर भी उनको नहीं मिल पाई। ठीक है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, दे एट टाइम्स ऑफ देयर ओन वॉल्यूशन और एट टाइम्स पुश्ड बाय द गवर्नमेंट हैड टू मेक अ कंसर्टेड एफर्ट टू हायर मोर डाइवर्स वर्कफोर्स। यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो कभी या तो अपनी इच्छा से उन्होंने किया हो ऐसा, या फिर कभी उनको सरकार ने पुश किया हो, तो उनको ऐसे एफर्ट्स करने पड़े हैं कि वो ज़्यादा डाइवर्स वर्कफोर्स को हायर कर सकें। इसके बाद 2019 का एक आर्टिकल है इन द टाइम मैगजीन, स्पेशली सिंस द ट्रम्प्स इलेक्शन एंड विद द इमरजेंस ऑफ मूवमेंट्स लाइक #MeToo एंड द ब्लैक लाइव्स मैटर, DEI हैज़ एक्सप्लोडेड। कि मतलब जब से ट्रम्प का इलेक्शन हुआ है, ये पहले टर्म की बात कर रहे हैं, 2017 में जो इलेक्शन था उसकी, और खासकर फिर इस तरीके के कुछ आंदोलन या मूवमेंट शुरू हुए लाइक #MeToo। ठीक है, ये #MeToo काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, हालांकि शुरुआत इसकी 2006 में हुई थी, लेकिन इसको फेमस ये हुआ था 2017 के बाद से। ठीक है, ये बेसिकली एक ऐसा मूवमेंट था जो सेक्सुअल एब्यूज़, सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट चालू किया गया था, है ना। इसके बाद एक मैटर, ये एक जो मूवमेंट था वो ये था, दैट इज़ ब्लैक लाइव्स मैटर। ब्लैक लाइव मैटर भी जनरली पूरी दुनिया में फैल गया था, बट इट स्टार्टेड इनिशियली फ्रॉम अमेरिका,
और वहाँ पर बेसिकली बात की गई थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने को लेकर। ठीक है, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट शुरू किया गया था। तो जब ये मूवमेंट्स आए, ट्रंप पहली बार सत्ता में आए, तो जो ये DEI है ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, फूट गया एक तरीके से आप कह सकते हैं। कंपनीज सीकिंग टू अट्रैक्ट कस्टमर्स फ्रॉम हिस्टोरिकली marginalized communities have made many efforts to be seen as inclusive and anti-racist। ठीक है, कई सारी ऐसी कंपनीज जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहती थी, उन्होंने कई सारे एफर्ट्स ऐसे किए ताकि वो ऐसा दिखें कि दे आर इंक्लूसिव और वो एंटी रेसिस्ट हैं। ठीक है, तो इन्हीं सारी पॉलिसीज़ के ऊपर जो है वो ट्रंप का टारगेट है, और ट्रंप ने अपना पद संभालते ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है जिसमें DEI की बात की गई है। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि टू सुपरवाइज द एंड ऑफ DEI प्रोग्राम्स एंड रिक्वायर्ड द एजेंसीज टू रिपोर्ट एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व इन DEI एंड एनवायरमेंटल जस्टिस, कि जो भी लोग मतलब ये DEI की जो भी पॉलिसीज़ हैं या प्रोग्राम्स हैं इनको ख़त्म किया जाए, और जो भी लोग ये DEI में शामिल हैं, एनवायरमेंटल जस्टिस में शामिल हैं, इनको क्या किया जाए, रिक्वायर्ड एजेंसीज टू रिपोर्ट, इनकी रिपोर्ट की जाए। ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके की बातें यहाँ पर की हैं, यानी कि ये इसको अब DEI को ख़त्म करेंगे। और जो एक तरीके से आप कह सकते हैं ये डाइवर्सिटी इक्वलिटी की बात हो रही थी, दिस ऑल वे बी शट डाउन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनका ऐसा कहना है, मैं कहीं पर पढ़ रहा था, हाँ यहाँ पर इनका ये कहना है कि DEI को ये लोग मानते हैं, जो रिपब्लिकन्स हैं वहाँ के, ये मानते हैं कि DEI इज़ नथिंग बट जो वाइट सिटीजन्स हैं अमेरिका के, उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, ये मानते हैं कि DEI अगर हम लेके आएंगे तो इससे और लोगों को जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, जिनको फ़ायदा अभी तक या जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली हैं, उनको अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो ये अमेरिकन सिटीजन्स या जो वाइट सिटीजन्स हैं ये उनके साथ भेदभाव हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये इस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये टर्म आप याद रख सकते हैं कि DEI रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ व्हाट, ये ऐसा पूछा जा सकता है ना। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आज का जो लास्ट आर्टिकल है वो देखेंगे। अभी हमारे पास कल के भी 2 आर्टिकल्स हैं, बट आज उसको हम नहीं देखेंगे, वी विल टेक इट सम अदर डे, जिस दिन हमारे पास कम आर्टिकल्स होंगे। और एक प्रीवियस आर्टिकल भी है जो मुझे याद है, पेंडिंग है ना, कवर उसको भी करेंगे। तो जनवरी 2025 वॉज द वार्मेस्ट ईयर, और लानीना जो है वो टेम्परेचर्स कम क्यों नहीं कर पाया, इसकी बात करें तो जनवरी, इस साल का जो जनवरी रहा है दैट इज़ हॉटेस्ट ऑन रिकॉर्ड। ग्लोबल एवरेज सरफेस एयर टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स 1850 टू 1900 का जो एवरेज या प्री इंडस्ट्रियल लेवल है उससे 1.75 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर ज़्यादा है। और इसकी वजह से जनवरी 2025 जो है वो पिछले 19 महीनों में 18वां ऐसा महीना है जब ग्लोबल एवरेज सरफेस एयर टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस की थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग लेवल्स पे पहुँचे हैं डिस्पाइट द डेवलपमेंट ऑफ लानीना। ठीक है, लानीना कंडीशंस बनने के बावजूद, क्योंकि लानीना का आपको पता है कि इफेक्ट क्या होता है, टेम्परेरी कूलिंग इफेक्ट लेके आते हैं ये ग्लोबल टेम्परेचर्स के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद ये टेम्परेचर जो है वो इतने रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्तर पर पहुंच गए हैं। साइंटिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था कि लानीना जो इमर्ज हुआ है पिछले साल दिसंबर में, उसकी वजह से कुछ गर्मी में राहत मिलेगी, बट ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। अब लानीना क्या होता है ये तो वैसे आप लोगों को पता ही है, बट फिर भी एक बार देख लेंगे। लानीना बेसिकली वन ऑफ द 3 फेजेस है ना, जो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन या एनसो होता है उसके 3 में से एक फेज़ है ये। एक ऐसा क्लाइमेट फिनोमेना विच इज़ कैरेक्टराइज बाय द चेंजेस इन द सी टेम्परेचर्स। ठीक है, जो सी टेम्परेचर्स में चेंजेस होता है अलॉन्ग द सेंट्रल एंड पैसिफिक ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन विच इज़ अकम्पनीड बाय द फ्लक्चुएशंस इन द एटमॉस्फेयर ओवरहेड। ठीक है, तो सी सरफेस टेम्परेचर में सॉरी जो आपका सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन है उसके अलॉन्ग टेम्परेचर में चेंज होता है, और साथ ही साथ जो ऊपर एटमॉस्फेयर होता है उसमें भी कुछ बदलाव आते हैं। एनसो इन्फ्लुएंसेस ऑल्टर्स और इंटरफेयर्स विद द ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन विच इन टर्न इन्फ्लुएंस द वेदर पैटर्न्स। तो एनसो जो होता है वो हमारे ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को इन्फ्लुएंस करता है, उसको बदलता है, ऑल्टर करता है, उसके साथ इंटरफेयर करता है, और इसी की वजह से जो है वो फिर ग्लोबल जो आपका वेदर है पूरी दुनिया में वो भी इन्फ्लुएंस होता है। एनसो के जो है वो 3 फेज़ हैं। एक होता है वार्म फेज़ जिसको हम एल नीनो नाम से जानते हैं, दूसरा फेज़ होता है कूल फेज़ जिसको हम जानते हैं लानीना नाम से, और तीसरा फेज़ होता है न्यूट्रल। ठीक है, और ये तीनों जो है वो इरेगुलर साइकिल्स में होते हैं, इनकी कोई साइकिल फिक्स नहीं होती, 2 से 7 साल के बीच में ये फेजेस चलते हैं।
अब जो न्यूट्रल फेज है उसमें पैसिफिक ओशन का जो ईस्टर्न साइड है दैट इज नियर द नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, मैं अगर आपको इसको अब ये ऐसे आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो लेट मी जस्ट ओपन अ मैप फॉर यू। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे। ठीक है, दिस इज़ योर पैसिफिक ओशन। अब पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न साइड यानी कि दिस साइड, बात कर रहे हैं नॉर्थ वेस्टर्न अमेरिका की, साउथ अमेरिका की, है ना। तो क्या लिखा गया है देखो, ईस्टर्न साइड ऑफ द पैसिफिक ओशन नियर द नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। वो जगह जो है वो कूलर रहती है। हम बात कर रहे हैं न्यूट्रल फेस की। ठीक है, कंपेयर टू द वेस्टर्न साइड। वेस्टर्न साइड कौन सी है, ये वाली, है ना, इधर इंडो फिलीपींस, पापा न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया और ये वाली साइड। ठीक है, इंडोनेशिया और ये वाली साइड। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो विंड सिस्टम्स हैं वो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, जो आपकी विंड्स होती हैं वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करती हैं। उसकी वजह से होता क्या है कि जो वार्मर सरफेस वाटर है वो इंडोनेशियन कोस्ट की तरफ चला जाता है ना। और जो नीचे से ठंडा पानी है जिसको हम अपवेलिंग कहते हैं, वो पानी जो है वो सरफेस पर आ जाता है। तो उसकी वजह से जो आपका ये वाली साइड है दैट इज़ ईस्टर्न साइड, ये ठंडी बनी रहती है और ये वाली साइड जो है वो कंपैरेटिवली गर्म हो जाती है। ये है बात आपके न्यूट्रल फेज़ की। अब जो एल नीनो फेज़ होता है उसमें ये जो विंड सिस्टम है ये कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है, इसकी वजह से जो वार्मर वाटर्स हैं वो साउथ अमेरिकन कोस्ट से इधर की तरफ ज़्यादा नहीं जा पाता। और उसकी वजह से होता क्या है कि जो पैसिफिक ओशन है वो वार्मर देन यूजुअल यानी कि यूजुअल से ज़्यादा गर्म हो जाता है। और इसी का जस्ट उल्टा जो है वो लानीना फेज़ में होता है। जो ट्रेड विंड्स हैं वो एज़ यूजुअल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और वो ज़्यादा पानी को वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ भेजती हैं। यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि जो जब ट्रेड विंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी तो विंड ज़्यादा इधर की तरफ को आएगी, है ना। और विंड ज़्यादा इधर की तरफ को आएगी तो होगा क्या कि वो सरफेस के पानी को भी अपने साथ लेके चलेगी, और सरफेस के पानी को अपने साथ लेके चलेगी तो ज़्यादा वार्म वाटर इधर और इधर ज़्यादा ठंडा। ठीक है, दैट इज़ द कंडीशन ऑफ लानीना। अब जो ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो एल नीनो के समय में बढ़ते हैं, लानीना के समय में कम होते हैं। हालांकि कुछ रीजनल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, है ना, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और कुछ प्लेसेस में एक्सपेक्टेड से ज़्यादा वार्म या कूल हो सकता है। ठीक है, साल के अलग अलग समय में। अब इस साल जब लानीना था तब भी टेम्परेचर्स कम क्यों नहीं हुए। ठीक है, लानीना और एल नीनो जो हैं वो दोनों एक यूनिक फेज़ हैं। दो लानीना फेज़ या दो लानीना साइकिल जो है वो कभी भी एक जैसी नहीं होती। ठीक है, उनकी इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, स्पेसिफिक रीजन पे द्वारा जो स्पेसिफिक रीजन पर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो अलग अलग हो सकता है। इसीलिए इन फेजेस का डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो इसका मतलब नेसेसरीली ये नहीं ज़रूरी है कि इनसे ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे सेम इंटेंसिटी के साथ। आप ये नहीं कह सकते कि किसी साल अगर एल नीनो आया है तो टेम्परेचर्स अगर 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, एज़ यूजुअल मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकल वैल्यू बता रहा हूँ कि अगर किसी साल एल नीनो आया है और अगर उसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर्स में मान लीजिए लेट से 5 तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया, किसी जगह का टेम्परेचर अगर आप मान लीजिए कि सामान्य से 3-4 डिग्री ज़्यादा है, तो जब भी एल नीनो आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो टेम्परेचर 3-4 डिग्री ज़्यादा होगा। ठीक है, या कभी भी लानीना आया है तो टेम्परेचर्स कम हो रहे हैं, और जितने कम एक बार हो रहे हैं तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हर बार लानीना आएगा तो टेम्परेचर्स उतने ही कम होंगे। ठीक है, इसका ये मतलब है। अब जो ऑनगोइंग लानीना साइकिल है ये एक्सपेक्टेड है कि ये वीक साइकिल है, और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि एक तो इसका जो इमरजेंस है वो काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने पहले ये आइडिया लगाया था, अंदाज़ा लगाया था कि ये लगभग सितंबर के महीने में डेवलप हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और कई सारे और कारणों की वजह से इस बार का जो लानीना है वो काफ़ी वीक है। ठीक है, एक रिपोर्ट आई है यूएस नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जिसमें ये कहा गया है कि एनसो इवेंट्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर विंटर, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर होता है उस समय पीक करते हैं, एंड देयर्स नॉट जस्ट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द ला नीना टू स्ट्रेंथन, और बहुत ज़्यादा समय नहीं है ला नीना के स्ट्रेंथन होने के लिए। एक वीकर ला नीना जो है उसका टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के पैटर्न्स के ऊपर काफ़ी कमज़ोर असर या कमज़ोर इन्फ्लुएंस रहेगा डिस्पाइट द अराइवल ऑफ ला नीना फेज। इसीलिए ला नीना फेज होने के बावजूद जो रेट ऑफ राइज इन हीट ट्रैपिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन है
ठीक है, 2024 और 2025 में वो ऑलरेडी अबव दी ऑलरेडी हाई लेवल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि लानीना होने के बावजूद भी जो कार्बन ट्रैपिंग, क्या लिखा हुआ है, हीट ट्रैपिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन, ठीक है, जो हीट ट्रैपिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन है उसके रेट में बढ़ोतरी हुई है लानीना होने के बावजूद। यूजुअली क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग लानीना अगर होगा तो उससे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, ज़्यादा प्लांट ग्रो करते हैं, और ज़्यादा प्लांट ग्रो करते हैं तो उसकी वजह से होता क्या है कि फिर जो एटमॉस्फेरिक कार्बन है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, बट इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स और एरोसोल्स का कंसंट्रेशन भी कम हो रहा है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि कई सारे देशों में इस तरीके की पॉलिसीज़ चलाई जा रही है, क्लीन एयर पॉलिसीज़, है ना, तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि एरोसोल्स और सस्पेंडेड पार्टिकल्स की कमी हो रही है एटमॉस्फेयर में, तो उसकी वजह से भी टेम्परेचर जो है वो वार्म हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एरोसोल्स जो हैं उनका जनरली एक कूलिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि जो सनलाइट होती है, जो आप कहते हैं उसको इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जिसको आप इंसोलेशन भी कहते हैं, वो सोलर रेडिएशन जो है वो पूरी की पूरी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है और वापस स्कैटर हो जाती है या रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, इनका क्लाउड फॉर्मेशन के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से मतलब उससे भी असर पड़ता है कि कितना सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन अब एरोसोल्स है नहीं, है ना, क्लीन एयर पॉलिसीज़ की वजह से एरोसोल है नहीं, तो टेम्परेचर इसकी वजह से भी वार्म बने हुए हैं। अब ये चीज़ें क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर ये सजेस्ट किया है कि पर्टिकुलरली वार्म जनवरी कैन नॉट फोरटेल द लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी ऑफ वेदर पैटर्न्स ऑन द प्लेनेट, कि जो ये जनवरी वार्म रहा है ये आगे के समय का किस तरीके का वेदर पैटर्न रहेगा वो नहीं बता सकता। हाउएवर इसमें ये इंडिकेट ज़रूर किया गया है कि जो नेचुरल कूलिंग फेजेस हैं, द एबिलिटी ऑफ द नेचुरल कूलिंग फेजेस टू टेम्परेली ब्रिंग डाउन ग्लोबल टेम्परेचर्स माइट बी वेनिंग, कि जो ये इस तरीके के नेचुरल कूलिंग फेजेस हैं जैसे कि एल नीनो, इनकी जो एबिलिटी है कि वो टेम्परेली कुछ समय के लिए ग्लोबल टेम्परेचर्स को कम करें, इनकी ये एबिलिटी लग रहा है कि कम हो रही है या फीकी पड़ रही है। द ओनली वे टू थ्रॉट दिस फ्रॉम हैपनिंग इज़ टू ड्रास्टिकली रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस। और अगर हम चाहते हैं कि वार्मिंग कम हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस हैं उसको ड्रास्टिकली कम करना होगा। तो यानी कि सारी की सारी बात घूम फिर के लास्ट में वही एक पॉइंट पर आ गई जिसको हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है कि अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ग्रीन हाउस गैसेस के जो हमारे एमिशंस हैं उनको ड्रास्टिकली रिड्यूस करना होगा। बट आने वाले समय में ये नहीं होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, क्योंकि कोई भी देश जो है वो इसको लेकर राज़ी नहीं है। ठीक है, अमेरिका ने तो इससे पेरिस एग्रीमेंट से वो बाहर ही हो गया है और उसने तो साफ साफ ये कहा है कि अब वो अपने वहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स का ज़्यादा यूज़ करेगा, है ना, कोल ऑयल की ड्रिलिंग बढ़ाएगा। तो उसके लिए तो हमने देखा था कि लगभग 4 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट और ज़्यादा ऐड हो सकता है। एक आर्टिकल जो हमारा बचा हुआ है वो भी इसी से रिलेटेड है, जिसमें ये बात की गई है कि इंडिया ये कहता है कि अगर मतलब हमें ये मतलब जब और कोई देश ऐसा नहीं कर रहा है तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने एमिशंस को कम करने के ऊपर फोकस क्यों करें। हम भी तो पहले इस चीज़ के ऊपर फोकस करें ना कि हमारा डेवलपमेंट हो और उसके बाद हम अपने एमिशंस कम करें। हम ये कहते हैं कि हाँ हम एमिशंस कम करने की तरफ फोकस कर रहे हैं और उसके कीमत हमें इस वजह से इस तरीके से चुकानी पड़े कि हमारा डेवलपमेंट रुक जाए। तो वही उस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, मैं उसको करूँगा किसी दिन डिस्कस आपके साथ, है ना, जब भी थोड़ा सा ये आर्टिकल्स यहाँ पर कम होंगे डेली के। ठीक है, तो फिलहाल आप बात समझ गए इस आर्टिकल में क्या कहा गया है कि लानीना होने की बावजूद डिस्पाइट दी ऑनगोइंग लानीना साइकिल जो टेम्परेचर्स हैं वो उतने ज़्यादा कम नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, चलो, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। तो सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं और जाने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि अगर आप प्रीलिम्स का पेपर इस बार दे रहे हैं तो आपके पास इस तरीके की एक टेस्ट सीरीज जो है वो होनी चाहिए, जिसमें आप जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, सीसेट तीनों ही चीज़ें जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। देन अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं तो ओनली 699, ओनली जनरल स्टडीज़ 449 में मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप जो भी चाहें वो सब हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड है, वहाँ से एनरोल कर सकते हैं। हमारी जो सीसेट क्लासेस का बैच है विच इज़ नॉट लाइव दो, बट इसमें हम लोग आपको वीकली कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और वीकली कंटेंट के बेसिस पर आप लोगों का एक लाइव सेशन लिया जाता है वीकेंड में। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ओनली एट 999 में आप इसको एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और अगर आपको कोई डाउट इस कोर्स को लेकर है या कोई आपके मन में सवाल है तो आप यहाँ पर जो नंबर दिया गया है 9150449990 इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें
अगर प्ले स्टोर में आपको ऐप नहीं मिलता है तो आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको इसका APK लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ऐप डाउनलोड करने का बेनिफिट या फ़ायदा ये है कि आप वीडियोज़ को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं ऐप के थ्रू। जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और अगर आपको किसी भी तरीके की मदद या हेल्प यहाँ से मिल रही है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। और बहुत जल्द हम लोग ये जो हमारा पूरा का पूरा करंट अफेयर्स के सेशंस हैं, या जो एक करंट अफेयर्स का एक डेडिकेटेड कोर्स लाने के बारे में हम लोग प्लान कर रहे हैं, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स तो होंगे ही होंगे, और साथ ही साथ हम लोग कुछ और सोर्सेज को भी कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, दैट विल बी ऑब्वियसली आ पेड कोर्स। तो इस तरीके के कोर्स में आप लोग कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, यू कैन जस्ट गिव मी और फीडबैक, और कुछ सजेशंस अगर आप देना चाहें तो वो भी ज़रूर दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत जल्द वो कोर्स आप लोगों के सामने होगा, तो आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं उस कोर्स के लिए ये आप मुझे बता सकते हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें, और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।